सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का चल रहा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी रहा जारी। सेंट्रल व बनारस बार के चुनावों की तिथि घोषित होते ही बढ़ी चुनावी गतिविधियां। सेंट्रल बार एसोसिएशन की नामांकन प्रक्रिया शुरू। होलसेल बर्तन की दुकान से चोरी गए माल के साथ 2 गिरफ्तार अभियुक्तों में एक निकला दुकान का कर्मचारी। और रामनगर किला घाट पर पीएसी पूर्वी जोन की चयनित श्रेष्ठ बाढ़ राहत चयन प्रतियोगिता का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा ऊर्जा निगमों में मंगलवार से प्रारंभ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ऊर्जा निगमों में 29 नवंबर से प्रारंभ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि प्रदेश भर में हजारों बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और अभियंताओं ने काम बंद कर दिन भर विरोध प्रदर्शन किया और ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के रवैये की तीव्र भर्त्सना की। आम जनता को तकलीफ न हो, इस दृष्टि से कार्य बहिष्कार के चालू चरण में बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार आंदोलन से फिलहाल अलग रखा गया है। वक्ताओं ने भी बताया कि ऊर्जा निगमों शीर्ष प्रबंधन पर हठवादी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिजली कर्मियों की समस्याओं के बारे में सही तथ्य न बताकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण पूरी तरह समाप्त हो गया है और टकराव बढ़ रहा है। उन्होंने पुनः प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिससे ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण बने और बिजली कर्मियों की न्यायोचित समस्याओं का समाधान हो सके। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार आंदोलन के कारण किसी बिजली कर्मी का कोई उत्पीड़न किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी उसी समय हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन और चेयरमैन की होगी। सभा को ज्योति सिंह, रेणु मौर्य, संजना सागर, इंजीनियर हृदय गोस्वामी, इंजीनियर अमित श्रीवास्तव, तपन चटर्जी, इंजीनियर सुनील कुमार, राजेश सिंह, इंजीनियर मदन गोपाल श्रीवास्तव, मदन लाल श्रीवास्तव, इंजीनियर मनोज कुमार, सोहन लाल, पंकज यादव, रामजी भारद्वाज, राम कुमार झा आदि ने संबोधित किया। हमारा जारी है। हम लोग जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, उस पर कोई उसको हम लोग बरकरार रखे हुए हैं। केवल अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सारी बहाल हैं, उसको हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। काम हम कोई भी बाधित नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपना काम नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रशासन उस चीज़ को संभाले, चलाए उस व्यवस्था को। बुधवार को सेंट्रल बार और बनारस बार के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पूर्वांचल के सबसे पुराने अधिवक्ताओं के संगठन सेंट्रल बार और बनारस बार के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बुधवार को सेंट्रल बार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन महामंत्री पद पर अनूप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि बनारस बार के नामांकन की प्रक्रिया कल यानी गुरुवार 1 दिसंबर से होगी। हालांकि दोनों बार के चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी सरगर्मी कचहरी में तेज हो गई थी। बुधवार को सेंट्रल बार चुनाव के लिए महामंत्री पद पर नामांकन के लिए अनूप सिंह अधिवक्ताओं की टोली के साथ निकले। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पहले अधिवक्ता कचहरी परिसर में घूमे। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी के यहाँ नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी के साथ ही पूरा कचहरी परिसर चुनावी माहौल में सराबोर हो चुका है। हर प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी अधिवक्ताओं की चौकियों पर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गुणा गणित की कवायद भी तेज हो गई है। हमारा अधिवक्ताओं के हित के लिए जितना भी हो सकेगा वो सारे के लिए हम तैयार रहेंगे। और जो समाज में जो भ्रांति फैल गई है, आज हम वकीलवा कहते हैं, उसको वकील के रूप में पुनः स्थापित कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। बीएचयू प्रशासन के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्रों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र धरने पर बैठ गए और बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया। इन छात्रों का कहना था कि प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, हिंदी, समाजशास्त्र और भूगोल विभाग में सितंबर 2011 से मार्च 2022 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। छात्रों ने इस मामले को लेकर अगस्त 2022 में कुलपति, परीक्षा नियंत्रक व विभागाध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सितंबर माह में गठित की गई, परंतु उस कमेटी ने आज तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। छात्रों ने पीएचडी के नए विज्ञप्ति को रोकने के लिए 1 माह पूर्व आवेदन किया, किंतु इस आवेदन को अनदेखा करते हुए 23 नवंबर को नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई। छात्रों ने विभाग के सामने अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों के कई बार धरना प्रदर्शन के बाद इस समस्या का अब तक हल नहीं निकला। छात्रों की मांग है कि जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती
तब तक विज्ञप्ति पर रोक लगा दिया जाए। अगर रोक नहीं लगाया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से उमेश यादव, अबरार अहमद, प्रिंस चंदन दुबे, पवन, भरत, करण, प्रवीण सहित दर्जनों की संख्या में छात्र उपस्थित थे। हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीतेंगे हम लड़कर। अगर कमेटी हमारे साथ हमारे पक्ष में रिपोर्ट देगी तो ठीक है, अगर हमारे विपक्ष में रिपोर्ट देगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम भारतीय जो न्यायालय है उसके पास जाएंगे ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। अगर भारतीय न्यायालय भी हमारे साथ न्याय नहीं कर सका तो फिर हम कुछ और करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम लड़ेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। लंका क्षेत्र में नगर निगम द्वारा फुटपाथ को 20 फुट से बढ़ाकर 35 फुट किए जाने के कारण इस पूरे क्षेत्र में नित्य जाम की विकराल समस्या उत्पन्न होती रहती है। शहर के पौष इलाकों में लंका भी गिना जाता है। कभी यहाँ शाम ढलते ही बीएचयू के छात्र नेताओं का जमावड़ा लगता था। चाय पकौड़ों की इक्का दुक्का दुकानें होती थी। रेस्टोरेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। अगर किसी को अच्छे रेस्टोरेंट में खाने की इच्छा होती थी तो उसे भेलूपुर तक आना पड़ता था। वहां पर दक्षिण भारतीय व्यंजनों के 1-2 अच्छे रेस्टोरेंट थे। वे अब भी हैं, लेकिन लंका की सूरत अब बिल्कुल बदल गई है। अब वहां एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। लेकिन लंका में जब अच्छे रेस्टोरेंट खुले तो एक समस्या आ खड़ी हुई। यह समस्या है सुगम यातायात की। इस समस्या को जन्म दिया है नगर निगम ने। लंका का जो फुटपाथ जो तकरीबन 20 फुट चौड़ा होता था उसे बढ़ाकर निगम ने लगभग 35 फुट का कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सड़क संकरी हो गई। फुटपाथ पर ठेले और स्ट्रीट फूड वालों ने कब्जा जमा लिया। लंका घूमने आने वालों ने अपनी मोटरसाइकिलें भी इसी फुटपाथ के हवाले कर दी। परिणाम यह हुआ कि आधी सड़क तक कार खड़ी कर लोग शॉपिंग करने लगे। बाकी की आधी सड़क आम यातायात के लिए सिर्फ बची। इसका यातायात पर क्या असर पड़ा होगा आसानी से समझा जा सकता है। आधी सड़क तक फुटपाथ बनाने की स्कीम नगर निगम के किस अधिकारी के दिमाग की उपज थी यह तो नहीं मालूम, लेकिन इस तुगलकी फैसले का परिणाम यह हुआ कि इस ऐतिहासिक बाजार में हर तरफ अव्यवस्था का बोलबाला हो गया। जब कभी हो हल्ला मचता है तो निगम और पुलिस के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने का कोरम पूरा कर लेते हैं। सर्वाधिक बदतर स्थिति मालवीय चौराहे की है, जहां ट्रैफिक लाइट लगने के बावजूद हर समय जाम लगा रहता है। लौराबिर स्थित होलसेल बर्तन की दुकान से चोरी गए माल के साथ कैंट पुलिस ने मंगलवार को 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कैंट पुलिस ने मंगलवार की देर रात लौराबिर स्थित होलसेल बर्तन की दुकान से चोरी गए माल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों में गुरु नारायण उसी दुकान का कर्मचारी और दूसरा संतोष कुमार केशरी उसका सहयोगी है। पुलिस ने इन दोनों को अर्दली बाजार स्थित LT कॉलेज के खंडहर के पास से पकड़ा। इस मामले का खुलासा बुधवार को पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन आरती सिंह ने अपने कार्यालय में किया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि लौराबिर स्थित बर्तन की दुकान से पिछले दिनों चोरी हुई थी। इस मामले की स्थानीय थाने में रपट दर्ज कराई गई थी। कैंट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति LT कॉलेज के खंडहर की ओर बार बार आ जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। उनके पास से 5 सनफ्लेक्स चूल्हा, 35 प्रेशर कुकर, 31 सेलो थर्मस, 1 यू कुक चॉपर बरामद हुआ। गुरु नारायण और दूसरा है संतोष कुमार। गुरु नारायण थाना बड़वाड़ी का रहने वाला है और संतोष कुमार चंदौली मुगलसराय का रहने वाला है। इसमें जो गुरु नारायण है ये स्वयं लौराबिर क्षेत्र में एक होलसेल की दुकान है बर्तन की बड़ी सी, वहाँ पे एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वहाँ पे सामान्य चोरी करते थे और अपने दूसरे मित्र को ये ट्रांसफर करते थे और वो दूसरा मित्र जो है इसको अपने क्षेत्र में जाके बेचता था मुगलसराय में। PSC पूर्वी जोन की चयनित श्रेष्ठ बाल राहत चयन प्रतियोगिता वर्ष 2022 का रामनगर किला घाट पर आयोजन किया गया। बुधवार को रामनगर किला घाट पर PSC पूर्वी जोन की चयनित श्रेष्ठ बाल राहत चयन प्रतियोगिता वर्ष 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें PSC पूर्वी जोन में प्रथम स्थान पर चयनित 36वीं वाहिनी PSC रामनगर वाराणसी की बाल राहत दल ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सेनानायक 36 बटालियन व संजय सिंह सेनानायक 2 बटालियन समेत विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित थे। प्रतियोगिता में तैराकी, चाकू चलाना, पतवार संभालना, गोताखोरी, डूबते लोगों को बचाना, विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी समेत 14 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर किला घाट पर भारी संख्या में दर्शकगण भी उपस्थित रहे तथा करतल ध्वनियों के साथ जवानों का हौसला अफजाई करते रहे। ये जोन को हमारे बटालियन की जो फ्लड टीम है उसने जो है ये इसमें जोन में फर्स्ट आई थी, तो अब जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता है वो आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन था।
क्या लगता है सर कि जैसे सेक्टर वाइज में 36 वाहिनी फर्स्ट आई है तो यूपी में भी ये फर्स्ट आएंगे? 36 बिल्कुल फर्स्ट आएगी। हमने खूब तैयारी कराई है, इनकी रगड़ाई होती है, इनके जो है हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, इनके काफ़ी मेहनत कराई गई है। सारी चीज़ों में ये इनको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है धीरे धीरे, जिससे वो हर लेवल पर कम्पीट करें। आपने देखा होगा अच्छे से इन्होंने डाइविंग किया है, नीचे से जो है वो कुल्लड़ निकाल के ले आया है। तो इनको धीरे धीरे करके और प्रोफिशिएंट बनाया जा रहा है। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज होकर धरना प्रदर्शन किया। रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को कॉलेज गेट के पास ये छात्र घंटों धरने पर बैठे रहे और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर के आश्वासन के बाद छात्रों का धरना समाप्त हुआ। प्राचार्य ने छात्रों के आवेदन को अग्रसारित करते हुए विद्यापीठ के परीक्षा नियंत्रक से मिलने का निर्देश दिया। इसके बाद छात्रों ने रिजल्ट को ठीक कराने के लिए विद्यापीठ के परीक्षा नियंत्रक को आवेदन सौंपा। बीएससी द्वितीय खंड के छात्रों का कहना है कि इस बार रिजल्ट में तमाम त्रुटियां व्याप्त हैं। अंक पत्रों में 675 के स्थान पर पूर्णांक 600 अंक का उल्लेख किया गया है। यही नहीं, परीक्षा देने के बाद भी एक पेपर में अनुपस्थित दर्शाया गया है। हमारी मांगे बस यही है कि जिनकी जितनी कॉपियां हैं उसको अच्छे से चेक की जाए, उनके रंग मूल्यांकन की जाए। जिनको 200 में से 225 में नंबर दिया गया उनको 200 में से दिया जाए, और जिनको 100 में 200, 100 में 150, 100 में 0 दिया गया है उनके नंबर को सही किया जाए। श्री गुरु नानक देव जी एवं सदगुरु जगजीत सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री सदगुरु राम सिंह जी महाराज पीठ तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के तत्वावधान में गुरु नानक जयंती एवं सदगुरु जगजीत सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम सुधार सिंह ने गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक चेतना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिख परंपरा का जन्म भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा का ही उन्नत स्वरूप है। गुरु नानक देव जी ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को पूर्ण समग्रता के साथ आत्मसात किया और जो मालिन्य एवं दौर्बल्य आ गया था उसका परिष्कार करते हुए धर्म का समकालीन रूप सामने रखा। उनकी वाणियों में एक ओर भक्ति की निर्झरणी प्रभावित होती है तो दूसरी ओर वेदांत का ज्ञान। उनके दार्शनिक विचारों पर वेदांत का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ तक कि शब्दावली भी वेदांत से मिलती है। कैसी आरती करूं भवखंडा उनका प्रसिद्ध पद्य भक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। सिख परंपरा के अन्य गुरुओं ने भक्ति की इस परंपरा को कायम रखते हुए लोक जीवन को भी उतना ही महत्व दिया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि गुरु नानक देव आत्मा ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि, महापुरुष व महान धर्म प्रवर्तक थे। जब समाज में पाखंड, अंधविश्वास व कई असामाजिक कुरीतियां सिर उठा रही थीं, हर तरफ असमानता, छुआछूत व अराजकता को दूर किए तथा आध्यात्मिक चेतना जागृत करके समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामकिशोर त्रिपाठी, रामपूजन पांडे, प्रोफेसर कमलाकांत, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डॉक्टर ममता, डॉक्टर माधवी, डॉक्टर श्यामा, डॉक्टर रविशंकर पांडे उपस्थित थे। जो काशी तमिल संगम के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, जिसे जो कि एक तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनका जो जीवन समर्पित रहा और कैसे आध्यात्मिक पुरुष थे गुरु नानक देव, कैसे समाज को एक सूत्र में पिरोया, इन्हीं विषयों पर ये राष्ट्रीय गोष्ठी की गई है। क्या लगता है कि इस तरह की संगोष्ठी कितना आदमी बात इस तरह के संगोष्ठी निरंतर हम लोग ये है कि ये जो श्री सदगुरु राम सिंह जी महाराज पीठ के माध्यम से प्रत्येक मास में इस तरह की गोष्ठी करना चाहते हैं, जिससे कि एक समाज को जो सदगुरु राम सिंह जी का जो जीवन चरित्र है अथवा एक गुरु नानक देव की जो परंपरा है, सिख परंपरा है, उसको समाज में कैसे लाया जाए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के और भारतीय संस्कृति के जो संपोषक तत्व हमें प्राप्त हो। त्रिदिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अंतिम दिन भगवान राम व सभी भाइयों को राम कलेवा में 56 भोग परोसा गया। पूज्य संत पंजाबी महाराज की सत्य प्रेरणा व महामंडलेश्वर महंत राजकुमार दास के 80 स्थित राम जानकी मठ ट्रस्ट में श्री राम विवाह पंचमी के अवसर पर चल रहे त्रिदिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को विवाह उपरांत भगवान राम व सभी भाइयों को राम कलेवा में 56 भोग में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। इस दौरान राम कलेवा झांकी के दर्शन मिथिला पद्धति के द्वारा किया गया। भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न भोज की थाल आने के बाद रूठ जाते हैं। फिर सुनैना बनी महिला ने सभी को उपहार देकर मनाया। इसके बाद सभी ने भोजन ग्रहण किया। महिलाओं द्वारा मिथिला में गारियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सचिन शर्मा, शैलेंद्र दुबे सहित अनेक लोग व मिथिला से आए अनेकों महिला पुरुष भक्त उपस्थित थे। शहर में बढ़ती यातायात जाम की समस्या को लेकर सुबह बनारस क्लब द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया।
शहर में बढ़ती जा रही जाम की समस्या, लोगों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन तथा आए दिन हो रहे दुर्घटना को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज की छात्राओं के बीच संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केशरी के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के लोगों ने कहा कि आज हमारे शहर में जिस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी और मोटर गाड़ी के साथ ई रिक्शा की भरमार की वजह से जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यह हमारे शहर के लिए बड़ा ही चिंतनीय विषय है। गौरतलब है कि यातायात के नियम जो बने हैं वह आपके लिए बने, न कि किसी और के लिए। आप इस नियम का गंभीरतापूर्वक पालन करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना लेन छोड़कर विपरीत दिशा में चले जाते हैं, जिसके वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में दरकार यह है कि आप सदैव अपने बाएं से चलें, 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का और बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें। बेवजह तेज ध्वनि युक्त हॉर्न न बजाएं, जो कि दुर्घटना के कारण का सबब बन जाता है। चौराहे पर लगे सिग्नल के हिसाब से रोड क्रॉस करें। ओवरटेक से दूरी बनाएं। यह सदैव जेहन में रखें कि घर पर आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके पत्नी, बच्चे आपके सकुशल वापसी के लिए इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में बिना किसी रिस्क के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने घर या गंतव्य स्थान पर पहुंचे। आम आदमी भी आए दिन सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना, हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, इससे बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। और जो दूसरी बड़ी समस्या शहर की है वो जाम को लेकर के है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ई रिक्शा है। ई रिक्शा बिना लाइसेंस का, बिना नियम का चल रहा है। वो अपने बाएं साइड का प्रयोग नहीं करके दाहिने भी घुस जाते हैं और बहुत बड़ी समस्या वो पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने कान में ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनको जागरूक करने के लिए आज यह कार्यक्रम किया गया और हमें उम्मीद है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। वाराणसी प्रशासन तो हमारी बहुत अच्छी है, उनकी मांगे तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लोगों को, सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर सारे लोग मिलकर नियम का पालन करेंगे तो ट्रैफिक अपने आप ही सही हो जाएगा। जन कल्याण परिषद द्वारा दिसंबर माह में संस्था द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने पत्रकार वार्ता में दी। जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने दिसंबर माह में संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट रामकटोरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को साहित्यकार ठाकुर प्रसाद की जयंती, उनकी प्रतिमा के समक्ष नाटी इमली, 3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एवं 3 दिसंबर को ही विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय आर वेंकट रमन की जयंती, 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इन सभी अवसरों पर विविध कार्यक्रम तथा गोष्ठियां होंगी। 1 दिसंबर को दिन में 10 बजे नाटी इमली वाराणसी चौराहे पर स्थित साहित्यकार एवं लेखक स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद सिंह जी की जयंती प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। 7 दिसंबर को सायंकाल 4 बजे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट रामकटोरा वाराणसी के सभागार में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी का जन्मदिवस एवं इसके उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन, 9 दिसंबर को सायंकाल 4 बजे 80 घाट पर श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिवस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतरविद्यालयी कॉमर्स कार्निवाल का 10वां आयोजन लिटिल फ्लावर हाउस ककरमत्ता में आयोजित होने जा रहा है। लिटिल फ्लावर हाउस ककरमत्ता में अंतर विद्यालय कॉमर्स कार्निवाल 2022 का आयोजन होने जा रहा है। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सीताराम राव ने बताया कि यह कार्यक्रम विगत 9 वर्षों से हो रहा है तथा इस वर्ष यह 10वीं बार होने जा रहा है। इसमें वाराणसी के 19 विद्यालयों तथा वाराणसी के बाहर के 6 विद्यालयों ने भाग लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यह 3 दिवसीय आयोजन है जिसमें एकेडमिक के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी सोशियो कॉन्फ्रेंस 2022 में भाग लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन और पोस्टर बनाना एवं क्विज आदि होंगे। कक्षा 12 एवं कक्षा 11 साइंस के छात्र वर्कशॉप एवं क्विज में भाग लेंगे। कक्षा 11 एवं कक्षा 12 कॉमर्स के छात्र मुख्य रूप से कॉमर्स कार्निवाल में भाग लेंगे,
जिसमें एकेडमिक सत्र, पार्टिसिपेटिव सत्र, मैनेजमेंट आधारित खेल आदि का आयोजन होगा। प्रतिदिन सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम है और इस 3 दिन के प्रोग्राम में बच्चों को केस स्टडी दिया गया है। वो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे काम करेंगे। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो एग्जीबिशन लगाते हैं, वो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चरल इवेंट में करते हैं। उसके थ्रू उनको हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो नॉलेज है वो उसका डेप्थ लेवल क्या है, ये सारी चीज़ उसके अंदर मार्केट है। ये इस प्रोग्राम का 10वां एडिशन है। ये डेकेडियल इवेंट है। पिछले विगत ये कोविड में 2 साल से केवल नहीं हुआ, बाकी ये हर साल हो रहा है। तो पहली बार हम लोगों ने सन 2010 से इसको शुरू किया था और ये इसका 10th एडिशन है। इसका उद्घाटन कल सुबह 9 बजे होगा। मुख्य अतिथि इसमें स्वामी प्रेम परिवर्तन एनवायरमेंटल पर्यावरणविद हैं वो, और ये वही इसका उद्घाटन करेंगे। साथ में सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब रहेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।